नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टाइटल है पर्वत प्रदेश में पावस, जिसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में ईयर 1900 में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही हुई। प्रस्तुत कविता में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने प्रकृति का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। उनकी कविता को पढ़कर घर की चारदीवारी के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति भी किसी पर्वत की चोटी को महसूस कर सकता है। प्रस्तुत कविता में कवि ने दूर दराज की पर्वत श्रृंखलाओं यानी पहाड़ों और झरनों, वर्षा ऋतु तथा बादलों का वर्णन किया है, जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति प्रकृति से प्यार कर बैठेगा। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं उनकी कविता पर्वत प्रदेश में पावस पे। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेघ लाखर पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृक सुमन फाड़। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। तो दोस्तों, अपने इस स्टैंजा में सुमित्रा नंदन पंत जी ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। वर्षा ऋतु के आते ही प्रकृति के अंदर जो बदलाव हो रहे हैं, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। पर्वतों के ऊपर प्रकृति में पल पल हो रहे बदलावों के बारे में सुमित्रा नंदन पंत जी ने बताया है। उनके अनुसार वर्षा ऋतु में पहाड़ों के ऊपर कभी धूप खिल जाती है, तो कभी उन्हीं पहाड़ों को घने काले बादल घेर लेते हैं, यानी उन्हें छुपा लेते हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि ये सब होने में क्षण भर का समय भी नहीं लगता, यानी ये जो बदलाव होते हैं ये बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। आगे सुमित्रा नंदन पंत जी बताते हैं कि पर्वतों को एक करघनी के रूप में उन्होंने दिखाया है। करघनी दोस्तों कमर में पहने जाने वाला एक ऑर्नामेंट होता है, गहना होता है। तो पर्वतों को उस तरीके से दिखाया गया है, यानी जो पर्वतों की श्रृंखला है उसे इस तरीके से दिखाया है। पर्वतों के ऊपर हजारों हजारों फूल खिले हुए हैं, जो कि पर्वतों के नेत्र के समान लग रहे हैं। नेत्र मतलब आंखें, यानी पर्वतों की जो आंखें हैं वो उनके हजारों फूल हैं। और कवि को आगे ऐसा लग रहा है जैसे पर्वत उन्हीं हजारों आंखों से अपने रूप को नीचे फैले तालाब में निहार रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि हमें पता ही है कि तालाब अक्सर पहाड़ों के नीचे ही बनता है। तो पहाड़ों के नीचे जो तालाब बना हुआ है उसमें पहाड़ों की इमेज साफ दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो तालाब एक दर्पण के समान है, और इस दर्पण में पहाड़ अपने हजारों नेत्र यानी जो हजारों फूल हैं उनकी मदद से अपने रूप को निहार रहे हैं, यानी उनको एज आ आइज़ वो अपने लिए यूज़ कर रहे हैं। आइए दोस्तों, अब हम अपने अगले स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। मोती की लड़ियों सी सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। दोस्तों, अपने इस स्टैंजा में कवि पर्वत से गिरने वाले झरने की सुंदरता का बखान कर रहा है। झरना उसमें उठने वाले झाग के कारण मोतियों की लड़ी की भांति लग रहा है। यानी जैसे हमें पता ही है दोस्तों, जब पहाड़ों से झरना गिरता है तो झाग बनती है, और वो झाग कवि को मोतियों के समान लग रही है, जिसके गिरने से पैदा होती कलकल की गूंज मानो ऐसी लगती है जैसे झरना खुद पर्वतों का गुणगान कर रहा हो। गिरते हुए झरने की ध्वनि को सुनकर, यानी उसकी आवाज़ को सुनकर, लेखक की नस नस में मानो ऊर्जा का संचार होने लगता है, यानी वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करने लगता है। आइए दोस्तों, अब हम अपने अगले स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्च आकांक्षाओं से तरुवर, है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। दोस्तों, अपने इस स्टैंजा में पर्वत के ऊपर उगे हुए पेड़ों का वर्णन कर रहा है, जिन्हें देखकर पोएट को ऐसा लग रहा है कि ये पेड़ पर्वत के हृदय से उगे हैं, यानी उसके दिल से उगे हैं, और हमेशा ऊपर उठने की कामना करते हुए आकाश की ओर देख रहे हैं। यानी ये जो पेड़ उसको दिखाई दे रहे हैं पर्वतों के ऊपर उगे हुए, वो उसे ऐसा लग रहा है कि और ज़्यादा ऊपर वो उठना चाहते हैं। वो जितना ऊंचा उठ सके वो उतना ऊंचा उठना चाहते हैं, और वो आसमान को देख रहे हैं, वो आसमान तक पहुंचना चाहते हैं। उनकी इसी उठने की जो इच्छा है वो पोएट को ऐसे लग रही है जैसे वो अपने इस लक्ष्य को पाकर ही रहेंगे, और उन्हें ऊपर उठने से कोई रोक भी नहीं सकता है। और यहाँ पे पोएट हम लोगों को एक मैसेज भी दे रहा है कि इंसान के जीवन में कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी मुसीबतें आए, लेकिन हमें हमेशा आगे बढ़ने और ऊपर उठने के बारे में ही सोचना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, कवि ये भी बता रहा है कि पेड़ों की ऊंचे उठने की इच्छा के लिए वो एकटक दृष्टि से स्थिर होकर शांत आकाश को इस तरह देख रहे हैं मानो वो किसी गहरी चिंता में डूबे हों। आइए दोस्तों, अब हम अपने अगले स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं।
उड़ गया अचानक लो बूधर, फड़का अपार पारद के पर, रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। तो अपने इस स्टैंजा में कवि दोस्तों ये बता रहा है कि अचानक बदलते इस मौसम में जब एकदम आकाश में बादल छा जाते हैं तो पर्वत भी उनसे ढक जाता है। यानी चारों तरफ बादल आ जाने की वजह से पर्वत अब दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए कवि ने बोला है कि अचानक पर्वत अपने चमकीले पंख फड़फड़ाकर कहीं उड़ गया है, यानी ऐसा लगता है कि कहीं गायब हो गया है। चारों ओर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ उसे झरने की आवाज़ सुनाई दे रही है। यानी जो झरना पल पल गिर रहा है सिर्फ उसे उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, पहाड़ उसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसे ऐसा लग रहा है मानो पूरा का पूरा आसमान पृथ्वी पर ही गिर गया हो। दोस्तों, बारिश होने के बाद जो धुंध फैल रही है उससे पोएट को ये लग रहा है कि इस धुंध ने पहाड़ों को कहीं गायब कर दिया है, यानी पहाड़ कहीं उड़ चुके हैं। चारों तरफ धुंध के फैलने की वजह से उसे ऐसा लग रहा है जैसे पूरा का पूरा आसमान जो है वो नीचे उतर आया है। आइए दोस्तों, अब हम अपने आखिरी स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। धस गए धरा में सभ्य शाल, उड़ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो अपनी इन पंक्तियों में पोएट ये बोल रहा है कि घनघोर बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से वातावरण में जो चारों ओर कोहरा फैल गया है उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रकृति के अंदर भयानक बदलाव आए हैं। यानी एकदम से मौसम अचानक से बदल गया है। पहाड़ों के ऊपर जो बड़े बड़े शाल के विशाल पेड़ हैं वो भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि धुंध और कोहरा चारों तरफ फैल चुके हैं। इसीलिए कवि ने यहाँ पे ये भी बोला है कि शाल के पेड़ डरकर धरती में घुस जाते हैं। यानी वो घुसे नहीं हैं दोस्तों, बस वो छिप गए हैं। इस निरंतर उठते कोहरे को देखकर कवि को ये लग रहा है कि मानो तालाब में आग लग गई हो। क्योंकि हमें पता है दोस्तों, जब धुंध आती है तो तालाब के ऊपर अगर आप इसको इमेजिन करके देखोगे तो धुंध और कोहरा जब दिखाई देगा तो ऐसा लगेगा जैसे तालाब में आग लग रही है और धुआं उठ रहा है। तो वैसा ही एक्सप्रेशन पोएट ने यहाँ पे बताया है। प्रकृति के ये जो अलग अलग रूप कवि को दिख रहे हैं उसे उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे इंद्र इंद्र यानी दोस्तों हमारे को पता ही है कि जो लॉर्ड इंद्र हैं जो कि बारिश के देवता हैं, वो बादलों में घूम घूम कर अपना खेल दिखा रहे हैं। यानी इंद्र खेलता इंद्रजाल, यानी वो अपनी छड़ी घुमा घुमा कर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। यानी जो नेचर के अंदर जो बदलाव आ रहे हैं वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी ये पोयम ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस पोयम का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।